हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इंटरेक्टिव चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि हमारी आज नेक्स्ट क्लास होने वाली है चैन सर्वेइंग की। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था चैन के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उसके को डिटेल में समझा था कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं चैन सर्वेइंग में उसके अंतर्गत जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जैसे रेंजिंग रोड हो गया, आपकी ऑफसेट हो गया, प्लम्बो हो गया और लाइन रेंजर हो गया। तो उनके बारे में हमने बच्चों थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझी थी और इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमें वहाँ पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी कमेंट सेक्शन में जाके उसको बच्चों आप डिस्कस कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास बच्चों अच्छी लगी है तो ज़्यादा से सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के ग्रुप में आप सेंड करेंगे और बच्चों को शेयर एंड सब्सक्राइब कराएंगे, तो जिससे कि हम और भी अच्छा आपके लिए वीडियो लेके आ सकें और भी अच्छे आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करा सके। तो चलिए आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों इस वीडियो में वो रहेगा हमारा ऑफसेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफसेट के बारे में। देखिए ऑफसेट क्या होता है। जब जैसे कोई एक बिल्डिंग है, आपको जैसे कोई बिल्डिंग हो गई या वेल हो गया या नाला हो गया, एक कोई खंबा हो गया, उसको रेफरेंस मानते हुए उसकी जैसे बिल्डिंग की पोजीशन हो गई और एक चैन लाइन हो गई, उनके बीच की जो लेटरल डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑफसेट कहते हैं। सपोज है जैसे कि मैं मान के चलो कोई एक बच्चों ये एक पोल है और ये इस तरह कोई एक पोल था अर्थ की सरफेस पर और यहाँ से एक चैन लाइन है, ये क्या हमारी एक चैन लाइन है। तो इसके बीच की जो लेटरल डिस्टेंस कहलाएगी ये क्या कहलाएगी? इसका आपका ऑफसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ऑफसेट कहलाएगा। ये क्या है? चैन लाइन है, ये कोई एक पोल है, तो इसके बीच की जो लेटरल डिस्टेंस कहलाती है वो कहलाता है ऑफसेट। ठीक है, तो इसको यदि हम डेफिनेशन की फॉर्म में भी समझे, डेफिनेशन फॉर्म में कह सकते हैं कि ऑफसेट वह दूरी या डिस्टेंस होती है जो हमारे राइट या लेफ्ट जो किसी शेप जैसे बिल्डिंग हो गया, वेल हो गया या नाला हो गया या कुआं हो गया आदि की बीच की आदि के चैन लाइन से और ऑब्जेक्ट तक के बीच की जो लेटर डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको डेफिनेशन फॉर्म में बच्चों यहाँ पे लिखवा देते हैं आपको। सभी सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऑफसेट। और यदि मैं ऑफसेट की बात करूं, ऑफसेट ही बच्चों आपके दो टाइप के होते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे अपनी डेफिनेशन। देखिएगा सभी ने हेडिंग डाल लिया होगा ऑफसेट। देखिए बच्चों, चैन लाइन के राइट लेफ्ट में किसी शेप जैसे बिल्डिंग, पोल, वेल, आदि के बीच में चैन लाइन से एक लेटरल डिस्टेंस ली जाती है। यही लेटरल डिस्टेंस ऑफसेट कहलाती है। आप बच्चों इसको इसके फॉर्म में डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बच्चों यह दो प्रकार का होते हैं। ये बच्चों दो टाइप का होता है। देखिए जो पहला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट होता है बच्चों आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, पहला होता है बच्चों आपका परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, जिसको और दूसरा होता है बच्चों आपका
ऑब्लिक, ऑब्लिक ऑफसेट। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, देखिए इसको कहते हैं समलंब खसका, ठीक है। और इसको कहते हैं बच्चों तिरछा खसका, तिरछा खसका। ये चीजें बच्चों आपको समझ में आ रही होंगी। तो जल्दी से लिखेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में कि ऑफसेट क्या होता है। ये हमने डेफिनेशन को समझा, और इसके बाद ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप से हम इसको ऑफसेट को फाइंड कर सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर की फॉर्म में और एक ऑब्लिक ऑफसेट के फॉर्म में, कि या तो तिरछा होगा और एक होगा परपेंडिकुलर। अब बच्चों जो परपेंडिकुलर होता है उसमें हम क्या करते हैं, देखिए जो भी आपके 90 डिग्री के एंगल होंगे, जो भी 90 डिग्री के कोण होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट लिया जाएगा जिसमें 90 डिग्री के एंगल होंगे। उसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट 90 डिग्री पे दिया जाएगा। देन यदि हम इसकी ऑब्लिक की बात करें तो इसमें 90 डिग्री से अधिक या कम, 90 डिग्री से अधिक या कम के लिए इसका यूज किया जाएगा ऑब्लिक ऑफसेट का। तो आप इसको बच्चों वहां पे समझा सकते हैं। यदि मैं परपेंडिकुलर ऑफसेट की बात करूं, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों 3 4 5, जिसमें हम ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल की हेल्प से क्या करते हैं, एक 90 डिग्री पर किसी भी ऑफसेट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा समझेंगे, देखिएगा मैं इसको समझाऊंगा आपको थोड़ा सा, इसको जल्दी से आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट होता है उसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लाइक मैंने बच्चों बताया, एक फॉर्मूला होता है, एक आपका सूत्र होता है 3 4 और 5, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, यदि हम इनको ऐड करें, ठीक है, तो हम इसमें टोटल डिस्टेंस लेते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेप लेंगे। टेप पे क्या करेंगे, 3 मीटर एक टेप को पूरा स्ट्रेट पकड़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, वहां पे गुने की हेल्प से एक राइट एंगल्स डालेंगे। जैसे कि सपोज ये हो गया आपका 3 और एक ये हो गया 4, और फिर यहाँ से ये क्या होगा 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। यहाँ से एक फीता पकड़ा और 3 मीटर ऐसे गए, 3 मीटर यहाँ पे रुक गए, फिर उसको क्या करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर लेके जाएंगे गुने की हेल्प से, और उसको क्या करेंगे, यहाँ से 4 मीटर यहाँ पे चल दोगे आप, 3 मीटर यहाँ पे चल गई और 4 मीटर, फिर इसको क्या करोगे, इस स्टेप को यहाँ पे मिला दोगे। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 5, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से यदि प्रूफ करते हैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल टू होगा, इसके इक्वल टू होगा, ठीक है, इसके स्क्वायर के इक्वल टू होगा। या फिर इन दोनों का जब हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय आपने सभी ने पढ़ी होगी बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखिए वो क्या होती है आपका पता है, सपोज दैट मैं इसको मान लो ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लिया सी, तो ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है परपेंडिकुलर ऑफसेट में। तो आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि हम ऑब्लिक की बात करें तो ऑब्लिक में क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक के जो एंगल आप मेजर करते हैं वो कैसे ऑब्लिक ऑफसेट के हेल्प से लिख सकते हैं। मतलब यदि आपके पास 90 डिग्री से कोई एंगल अधिक है तो उसमें क्या करेंगे, आप ऑब्लिक ऑफसेट की सहायता से आप उसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों, सेटिंग आउट राइट एंगल विद टेप एंड चेन। आउट राइट एंगल टेप एंड, एक तो हम यहाँ पे कंसीडर करें ऑफसेट का, किसी भी ऑफसेट चेन लाइन से, और दूसरा पॉइंट होगा बच्चों किसी जो हमारा बाहरी बिंदु है, समझेंगे जो भी हमारा राइट एंगल्स विद टेप और चेन की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको हेडिंग डालेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें समझते हैं।
चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई। इसके बाद जल्दी से नोट करेंगे ये हेडिंग और ये 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट्स को सबसे पहले जो चैन लाइन से किसी पॉइंट का ऑफसेट फाइंड करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। और राइट एंगल भी फाइंड आउट करना विद टेप। तो आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों डाल दिया होगा हेडिंग। सबसे पहले हम समझेंगे आपका फर्स्ट पॉइंट, जो हमने फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है। देखिए, यदि मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई टेप लेते हैं, कि हमने कोई टेप लिया, हम कैसा करते हैं, इसमें टेप या चैन की हेल्प से किसी चैन लाइन पर राइट एंगल फाइंड करते हैं। इसमें हम टेप पर 3, 4, 5 मीटर के चिन्ह लेकर इसको ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे किस तरीके से। जैसे कि सपोज है बच्चों, एक टेप लिया मैंने, उसको यहां से लगाया, इस पॉइंट से इतनी दूरी पे गया, ये ए है और ये इसका बी पॉइंट है, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली 3 मीटर है। फिर क्या करेंगे, ये एक चैन लाइन है, इस चैन लाइन में मैंने कोई पॉइंट माने ए और बी, और इसकी डिस्टेंस मैंने टेप से ली, इस टेप को यहाँ पे पकड़ा और यहाँ से फिर दूसरे पॉइंट पे लेके गए, वो मैंने 3 मीटर ली। फिर क्या करूंगा, मैं इसको एक राइट एंगल पर ऊपर की तरफ उठाऊंगा, और यहाँ पे मैंने माना ये पॉइंट हो गया 4, इसको माना मैंने 4 मीटर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उस टेप को यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, जो पॉइंट मैंने ए माना, ठीक है, जो मैंने पॉइंट ए माना, तो इस पॉइंट तक मिलाने पर ये आ जाएगा बच्चों 5 मीटर। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है, ये ऑलरेडी पाइथागोरस प्रमेय से हमने अभी डिस्कस किया कि पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों का सम का स्क्वायर और इस दोनों के सम के स्क्वायर का इक्वल टू होता है इसके स्क्वायर के। जैसे कि सपोज है, जैसे मैंने बताया था, पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यदि हम इनको यहाँ पे रखते हैं तो AC कितना है, 5 है, इसका स्क्वायर। AB कितना है बच्चों हमारा, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये है हमारा 4 का स्क्वायर। तो यदि हम इनको, इसका देखिए, इसका 25 हो गया, इसका कितना होगा 9, इसका हो गया 16। जब इनको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25। तो दोनों के यहाँ इक्वल हैं, आपके दोनों इक्वल आते हैं, तो इनको समीशन इनका कितना आ गया 25 इक्वल टू 25 ही आता है। तो आपको ये यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले ए पॉइंट लिया, फिर बी पॉइंट गए, यहाँ 4 मीटर, 4 आपने 4 मीटर यहाँ से 4 मीटर ऊपर चले गए। अभी आपको यहाँ नहीं पता कितना 90 है कितना नहीं, आप क्या करेंगे, वहां से आप टेप को पकड़ेंगे और सीधा 5 मीटर इधर जाएंगे, 5 मीटर और पकड़ेंगे और बिल्कुल 5 मीटर पकड़ते इस पॉइंट पर लेकर जाएंगे। तो ये ऑलरेडी अपना आप ही फिक्स, ये वहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा जब आप इसको करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको 90 डिग्री का एंगल फाइंड किया जा सकता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है। जैसे कि इसमें आप क्या दूसरा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से चैन लाइन पर लंब डालना है, निकालना, ठीक है। तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसमें देखिए हम मानेंगे सबसे पहले कि कोई हमारी एक चैन लाइन है, ये हमारी क्या है बच्चों, एक चैन लाइन है, और कोई एक एक्सटर्नल बाह्य पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मान लें कोई एक्सटर्नल पॉइंट है कि एक चैन लाइन पर, और उस पर लंब डालना है। तो इस पर क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चैन टेप लेंगे या चैन लेंगे, ठीक है। टेप लिया और टेप की लेंथ हमने थोड़ी सी बच्चों क्या करी, यहाँ से यहाँ तक हमने टेप की लेंथ को ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इस चैन लाइन पर, जो हमारी ये वाली चैन लाइन है, ये क्या है हमारी चैन लाइन, इस चैन लाइन से आप ऑफसेट लेंगे और इस पॉइंट को एक यहाँ पे मिलाते हुए इस तरीके से एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पे पॉइंट मिलेगा ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इस पॉइंट को मिलाते हुए क्या करेंगे, इनको यहाँ पे ये एक पेंडुलम की
तरह आपको ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इस लाइन को क्या कर देंगे डार्क, जो भी ये लाइन होगी इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा एक इस तरीके से आप ऑफसेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को फाइंड आउट किया जा सकता है इसकी हेल्प से। चलिए बच्चों, यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये ऑफसेट हम इसके हेल्प से सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो अब इसमें थ्योरी में लिखेंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट की हेल्प से लाइन पर टेप की सहायता से उस पर, या मतलब ऐसे लिख सकते हैं चैन लाइन पर लंब डालते हैं। यह टेप एक लोलक की तरह कार्य करती हुई चैन लाइन पर टू पॉइंट फाइंड आउट करती है। ठीक है, तो आप वहां से क्या करते हैं, दो पॉइंट मिले, ए पॉइंट, एक ये बी पॉइंट मिला और ये मान लो ओ पॉइंट है। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक एक रेफरेंस लाइन ली और उस रेफरेंस की लाइन की सहायता से क्या करा आपने, एक लंब पॉइंट लिया जो 90 डिग्री पर कहीं ना कहीं बच्चों मेजर कर रहा था। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करें, उसके बाद आप लिख सकते हैं उसके बाद चैन लाइन पर का कौन डाला जाता है। ठीक है, बस इस पॉइंट पे आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, आपका स्क्वायर मेथड। तो आपके दो होते हैं, दोनों का बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, एक होता है आपका क्रॉस स्टाफ, दूसरा होता है बच्चों आपका ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड। तो यदि हम सबसे पहले बात करें, हम इसमें समझेंगे क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल के बारे में। ठीक, तो इसके बच्चों आपके इसका अलग टाइप होता है और इसका अलग टाइप होता है। जो डिस्टेंस मेजरिंग करते हैं वो हम दोनों से करते हैं, इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं। बट जो ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड होता है उसकी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इसमें अलग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो ये करीब आपका बच्चों चार टाइप का होता है, सॉरी तीन टाइप का होता है, और ये होता है बच्चों ये भी आपको तीन टाइप का। तो तीन टाइप से ये किया जाता है, तीन टाइप से आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रॉस स्टाफ की, हेड डालिएगा डिस्टेंस मेजरिंग बाय ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, प्रकाश गुणीय के द्वारा दूरी को मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इससे कर, एक तो मेथड होता है आपका क्रॉस स्टाफ के द्वारा,
एक होता है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड के द्वारा। ठीक, तो जो सबसे पहले फिर इसमें एडिंग आपकी डलेगी ये रहेगा आपका क्रॉस स्टाफ ऑप्टिकल द्वारा। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें आपकी, अब इसमें यदि हम थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस या थ्योरी को लिखना चाहें, ठीक है, देखिए सबसे पहले जो इसमें होता है आपका फर्स्ट, चलिए पहला होता है इसमें बच्चों आपका एक तीन आपके मेथड इसमें हम मेजर करते हैं। तो जो क्रॉस स्टाफ में पहला ऑप्टिकल होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, फ्रेंच होता है और एडजस्टेबल होता है। कौन सा? ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ। दूसरा होता है बच्चों आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। एक होता है एक होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एक होता है आपका एडजस्ट टेबल क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ क्या होता है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ क्या होता है। ठीक है, इसको समझेंगे। दूसरा जो मैंने बताया था वो होता है आपके ऑप्टिकल स्क्वायर, तो उसके लिए भी एक एक करके समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ओपन क्रॉस स्टाफ की। ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है बच्चों, ये एक मतलब एक खुला होता है, ओपनली होता है। कुछ इसका जो डायग्राम होता है, सबसे पहले हैंड डाल लीजिए, फिर इसके मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये आपने डाल लिया होगा, तो इसमें हम लिखेंगे, पहले इसमें लिख लीजिए, इसमें केवल परपेंडिकुलर ऑफसेट ही दर्शाया जा सकता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री दर्शाया जा सकता है। जैसे मतलब इसमें इसमें 90 डिग्री के कोण पर ऑफसेट आप लेते हैं, पर ऑफसेट लिए जाते हैं। ठीक है, यदि हम इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ बच्चों इसका इस तरीके से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका रहने वाला है। ये आपका कुछ बच्चों इस तरीके से बनेगा इसका डायग्राम। ठीक है, तो यही है। तो एक ये डायग्राम बनते हुए इसका ये एक स्लॉट ये, और इसका स्लॉट ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक आपका बच्चों ये ट्राइपॉड होता है इसको संभाले हुए, और यहाँ पे एक खांचा होता है जिसमें ट्राइपॉड फिक्स होता है। तो ओपन का स्टॉप क्रॉस स्टाफ होता है, ये आपकी स्टील की पट्टी यहाँ पे फिक्स होती है। ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बच्चों इसमें एक खांचा कटा होता है और इसमें यहाँ पे धागा लगा होता है, इसको कहते हैं आई वेन, इसको कहते हैं बच्चों आई वेन, और इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन, ऑब्जेक्ट वेन। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे ये आई वेन होगी। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपको जब हम लैब में देखेंगे तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको बच्चों वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें आप थ्योरी के रूप में वो लिख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया कि 90 डिग्री का एंगल्स, और इसमें इसको मतलब 90 डिग्री पर एंगल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको मतलब उस पर ऑफसेट दर्शा सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और उसको यहाँ पे देखते हुए एक ऑफसेट इधर और एक ऑफसेट इधर, तो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट मतलब उस पर वहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, उसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसकी हेल्प से। दूसरा जो होता है, दूसरा है था बच्चों आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ।
फ्रेंच एक डिबिया टाइप की होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपकी 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको चलो मैं रफ कर देता हूँ, या आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको बच्चों ने नोट कर लिया। ये अभी हमारा कोर्स स्टाफ प्रैक्टिकल में चल रहा है। दूसरा जो था हमारा, दूसरा हम डालेंगे फ्रेंच, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपका क्या होता है, इसके अंदर बच्चों जो एंगल्स मेथड डालते हैं हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल भी, 90 डिग्री का भी, और 135 डिग्री के एंगल्स हम ऑफसेट ले सकते हैं इसकी हेल्प से। एक तो 45 डिग्री पे ऑफसेट ले सकते हैं, 90 डिग्री पे ऑफसेट ले सकते हैं, और 135 डिग्री पे भी इस पर ऑफसेट ले सकते हैं। इसकी 6 फेज होती हैं। इसमें 6 भुजा होती हैं। अब ये होता कैसा है, कुछ बच्चों ये इस टाइप का होता है, आप देखेंगे थोड़ा सा जो आपको सामने से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये ऐसा और ऐसा और ऐसा। ठीक, तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से आपका होता है, इसमें स्लॉट कटा हुआ अब नीचे से, और ये फिर आपका एक ट्राइपॉड पर फिक्स होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, झिरी कटी होती है, इसको मान लीजिए आई वेन है, और इसकी जो बैक वाला होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन होगी, कुछ इस टाइप का। ऐसे यहाँ पे भी झिरियाँ कटी होती हैं, और यहाँ पे एक स्लॉट होता है जिसमें यहाँ पे ये होता है, इसमें एक धागा होता है। धागा मीन्स होता है जो हॉर्स हेयर होता है, घोड़े का जो बाल होता है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हॉर्स हेयर। ठीक है, वो करते यूज़ क्यों है, क्योंकि उसमें बच्चों रेशे उत्पन्न नहीं होते। उसमें अगर धागा यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं महीन रेशे आ जाते हैं, तो वो कहीं दिक्कत प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इसमें और आगे हम थोड़ा सा लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे अब इसमें, इस क्रॉस स्टाफ में भी, इस क्रॉस स्टाफ में भी किसी चैन लाइन पर ऑफसेट को लगाया जाता है, जो कि 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री पर दर्शाते हुए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम यहाँ पे बच्चों इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसमें तीसरे वाले की, जो हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है। चलिए, हेल्प से 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर ऑफसेट को दर्शाया जा सकता है, सेट को दर्शाया जा सकता है। तो आप इसमें इस तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। और यदि मैं इसकी बात करूं,
ठीक है। और इसका यूज क्या करते हैं, यदि किसी ऑफसेट पर एंगल, यदि किसी ऑफसेट पर एंगल को दर्शाना हो तो इस क्रॉस स्टाफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस क्रॉस स्टाफ का यूज किया जाता है, आप इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया। देन दूसरा सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें, ऑप्टिकल वाला। चलो यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद हम बच्चों दूसरा इसका पढ़ेंगे, ऑप्टिकल। तीन टाइप के हमारे इसमें बच्चों हम ऑप्टिकल स्क्वायर की बात देखते हैं। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो 90 डिग्री पर हम एंगल्स ऑफसेट को दर्शाते हैं। चलिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें नॉर्मली 90 डिग्री के ऑफसेट को ही दर्शाया जाता है। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहले की बात करें, सिलेंडरिकल होके, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होगा बच्चों आपका इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, और तीसरा होगा आपका प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड। एक सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, एक इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर होता है, और एक होता है आपका प्रिज्म ऑप्टिकल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, चलो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करके फिर हेड डालेंगे, सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर। देखिएगा होता क्या है कुछ, इसका पहले सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। ठीक है, ये आप हैंड डालेंगे और फर्स्ट इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका क्या होता है, एक डिबिया टाइप की होती है जिसका डाया होता है 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट होती है 1.25 मीटर। ठीक है, वो आपकी इस हाइट में अवेलेबल होती है, मतलब जो इसकी हाइट होती है, सपोज दैट सॉरी सेंटीमीटर होता है वो। आपका कुछ एक डिबिया होती है, इस टाइप की एक डिबिया होती है। ठीक है, ये एक डिबिया हो गई, ये आप लोगों को सभी को दिख रहा है, ये एक डिबिया होती है और इसका जो डाया होता है वो कितना होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है। और उस डिबिया की जो हाइट होती है वो हाइट होती है आपकी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मान लीजिए 12.5 mm। ठीक, उसकी हाइट होती है। तो अब इसमें क्या होता किस तरीके से, एक स्लोट तो बच्चों इसमें यहाँ पे होता है, एक स्लोट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, और एक स्लोट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इस तरीके से लोट होगा। अब इसमें 2 मिरर लगे होते हैं बच्चों। ठीक है, कितने, इसी के अंदर 2 मिरर लगे होते हैं। वो मिरर आपके कहाँ पे, ये मिरर बिल्कुल आपके कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल 45 डिग्री पर लगे होते हैं, ये वाला मिरर। ठीक है, ये वाला जो मिरर होता है। ठीक, अब इसके ऊपर ये सीधी सीधी जो एंगल बनाया गया 45 डिग्री पर होगा, और इसी प्रकार बच्चों ये वाला भी जो होगा आपका, ये भी 45 डिग्री पर ही बना रहा होगा, इस तरीके से जो मिरर यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, ये वाला जो मिरर होगा यहाँ पर फिक्स। तो ये आपका ये जो इनकी रेफरेंस लाइन मिलेगी पॉइंट पर आकर, ये कहीं ना कहीं बच्चों क्या मिलेगी कि तरह से ये यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, 45 डिग्री का एंगल्स बना रही होगी।
ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को बच्चों चीजें से समझ में आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो गया यहाँ पे। अब जो हमारा आईवेन होगा, आईवेन कहाँ होंगे आपकी, आईवेन होगी यहाँ पर, और ये इस तरीके से आपकी आईवेन होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जब देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे देखेंगे आप, ये आईवेन आपकी कहाँ जाएगी, ये इधर जाएगी। बट जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, क्योंकि आप 45 डिग्री का ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पर, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो रेंजिंग रोड है, फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। तो आपको क्या करें, किस तरीके से ये वर्क करता है। आपने यहाँ से आपकी साइड यहाँ पे गई, और सबसे पहले क्या करते हैं, आप इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हो सीधे सीधे इस पे यहाँ पे ऑफसेट को, एक ऑफसेट यहाँ पे होता है, इस ऑफसेट को देखते हैं सीधा सीधा। इस ऑफसेट को देखते हुए आप क्या करेंगे, पहले इसको आई सेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ऊपर देखते हुए एक लाइन रेफरेंस, आपको यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगी, ये वाला, ये एक लाइन आपकी यहाँ पे जाएगी। फिर ये ऑफसेट क्या करेगा, सीधा सीधा आपका ऑफसेट, ये जो आपका यहाँ पे जाने वाला, ठीक है, ये ऑफसेट आपका बच्चों यहाँ पे आएगी लाइन ये वाली, और फिर ये ऑफसेट आपका सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसकी जो रिफ्लेक्ट होगा इस वाले ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे दिखाई देगा, आपका यहाँ पे दिखाई देगा, इस मिरर पर। ये मिरर मान लीजिए M1 है, और ये मिरर है आपका M2, M1 और M2 मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल, ये एक जो रेज होती है, जो प्रकाशीय किरण होती है, उस पर कहीं ना कहीं वर्क करता है। जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखाई देता है इस पॉइंट पर। ठीक है, बट वो होगा कहाँ पे, इसके इक्वल, बिल्कुल इन क्रॉस पॉइंट के 90 डिग्री पर होगा इसके। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं आप, ऑफसेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑफसेट को क्या दर्शा सकते हैं एकदम 90 डिग्री के एंगल्स पर। ठीक है, तो आप सबसे पहला करते क्या, वर्किंग प्रोसेस है क्या इसका, वर्किंग प्रोसेस ये है बच्चों, जो हमारी आई है, आईवेन है, आईवेन से देखते हो आप, सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हुए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ए है, और ये मान ले आप ए डैश ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, ए ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, ए ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हुए आपकी एक इमेजिनरी लाइन हो गई। अब फोकस करने के बाद क्या करेंगे, ये दर्पण आपका कैसा होता है, ये मिरर कुछ इस टाइप का होता है, देखो आधा तो बच्चों ये इस पे कोटेड होता है, ठीक है, एक मिरर बना होता है, और एक आगे को ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये मिरर आपका कुछ इस तरीके का मिरर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप दर्पण देखते हैं ना, जिसपे आपकी किरणें पड़ती हैं, आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इस वाले एज में क्या करेंगे, इस वाले एज में जो यहाँ पे नीचे होगा ये ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट नीचे वाली पे आप देख लेंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखते हो, फिर क्या करेंगे, फिर आप इस मिरर में इसको यहाँ पे इस मिरर में आसपास देखेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो उस मिरर में जब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा तो वहां पे इसको फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे 90 डिग्री का ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इसको फिक्स करते हैं, तब ये यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है। जब आप आईवे यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, आपको ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। अब इसका रिफ्लेक्शन होता है किस तरीके से, ये यहाँ पे पड़ता है इसका रिफ्लेक्ट, फिर इसका रिफ्लेक्ट यहाँ आता है, और उसका रिफ्लेक्ट फिर आपकी आई पे पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से 90 डिग्री पर हम क्या कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का ऑफसेट दर्शा सकते हैं। तो मोस्टली जैसे कि बताया कि 90 डिग्री का ऑफसेट नॉर्मली कितने 90 डिग्री का ऑफसेट को दर्शाया जाता है, किसमें, आपका ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड के अंदर। यहाँ पे आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो ये मेथड कॉन्सेप्ट और डायग्राम बन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप बच्चों इसमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इसमें थोड़े थ्योरी लिखेंगे, फिर इसको बच्चों हम आगे कंप्लीट करते हैं। चलिए लिखेंगे, इसमें एक 5 सेंटीमीटर डाई की तथा 1.25 सेंटीमीटर ऊंचाई की डिबिया होती है, जिसके अंदर 45 डिग्री पर 2 मिरर लगे होते हैं।
इन मिरर की सहायता से ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री के ऑफसेट पर दर्शाया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से बच्चों थ्योरी में लिख सकते हैं, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए दूसरा होता है आपका अब ये वाला जो मिरर होता है बच्चों, ये वाला मिरर आप इस तरीके से लिख देना इसमें, ये फुल्ली आपका मतलब आपको क्या फुल्ली इस तरीके से होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये फुल्ली आपको सीव्ड होता है, मतलब उसमें आपको मिरर टाइप का होता है जो आपको देखते हैं, जिसमें मिरर फेस देखते हैं उस तरीके का होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये हाफ ट्रांसपेरेंट होता है और हाफ आपका मिरर होता है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा आपको जल्दी से नोट करेंगे, उसके बाद आपका दूसरा होता है बच्चों आपका इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। चलिए दूसरा होता है आपका इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, इसका सेकंड पार्ट है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर। देखो ये किस तरीके से होता है, इसमें भी आप 90 डिग्री का एंगल ही मेजर करते हैं। होता किस तरीके से, एक बच्चों बॉक्स नुमा होता है, फ्रंट की बात है, ये आपका क्या है, इसका फ्रंट टेलीविजन है, फ्रंट से देखते हैं। ठीक है, फ्रंट है, ये आपका कुछ इस टाइप का होता है। ये रहा, ये आपका थिकनेस में होती है, इसकी थिकनेस होती है, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पर एक ब्लैक झिल्ली होती है जो बिल्कुल ब्लैक होती है यहाँ से। ठीक है, चलिए जल्दी से बनो, जल्दी से बनाइए इसको इतना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बच्चों आपको ये यहाँ पे मिला होता है, और ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही आपका ये बनेगा। तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से कोटेड होता है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक होता है। ये आपकी जो सरफेस होती है ये ब्लैक होती है। ठीक है, ये कैसी होती है आपकी, ब्लैक टाइप की होती है। ऊपर भी आपका यहाँ पे भी इसको ब्लैक कर दिया जाता है, ये भी कैसा होगा आपका ब्लैक। ठीक है, इसमें यहाँ पे इन पे यहाँ पे एक स्लॉट कटे होते हैं, यहाँ पे भी बच्चों कैसे होते हैं आपके स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे स्लॉट होते हैं, इन पे यहाँ पे जब सामने से देखते हैं तो रिफ्लेक्ट के कारण आपको मिरर M1 और M2 दो मिरर लगी होती है इसके अंदर। ये मान लीजिए मिरर है M2, ये मिरर M1 है, और ये मिरर आपका M2 है। जब आप देखते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट इसमें दिखाया जाता है, और इसका आपका कुछ ये कुछ इस तरीके से होता है, और इसमें हाथ में लेके बच्चे इसको कर सकते हैं। चलो मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसका ये बना देता हूं। कुछ इस टाइप का बच्चों ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रोसेस सेम उसी तरीके से होता है। इसके मान लीजिए ये इसका PQRS। ठीक है, फिर इसको इन पॉइंटों को भी ले सकते हैं। तो इसको मानते हुए आप एक वर्क करते हैं इस पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके अंदर, आप इसको डायग्राम को बना लेंगे फिर लिखेंगे। लिखेंगे यह एक सिंपल प्रकार का ऑप्टिकल स्क्वायर होता है
यह एक सिंपल प्रकार का ऑप्टिकल स्क्वायर होता है जो इसकी आकृति होती है, इसकी शेप समलंबाकार समलंबाकार की होती है, जो कि PQRS में दर्शाई जाती है। ठीक है, दर्शाई जाती है। चलो यहां तक लिखेंगे। इसमें सामने वाली भुजा खुली तथा सामने वाली भुजा खुली तथा अंदर वाली भुजा या सतह, आप ऐसे लिख सकते हैं, सतह बंद होती है। इसकी साइड वाली भुजाओं पर 45 डिग्री के मिरर लगे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के कोण को 90 डिग्री के ऑफसेट पर दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे प्रिज्म स्क्वायर के बारे में। ठीक है, चलिए दूसरा लेंगे अब हम। और ये भी आपका जो आपने सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर पढ़ा उसका ही थोड़ा सा, उसकी कुछ अलग शेप होती है, बट इसमें एक प्रिज्म रखते हैं एक सर्कल के अंदर। जैसे कि सपोज दैट हमारा एक सर्कल, एक डिबिया है और इसके अंदर एक प्रिज्म रखा जाता है। ठीक है, उस प्रिज्म की जो फेस होगी, जो प्रिज्म की फेस होती है, उसको 45 डिग्री के एंगल पर हम एडजस्ट करके रखते हैं। जैसे कि ये हमारी एक फेस ये वाली हो गई, ठीक है, एक फेस ये हो गया और एक फेस हमारा ये होगा, और इसको यहाँ पे इस तरीके से फिक्स किया जाता है। तो ये वाली जो साइड होगी इसकी, ये आपकी 45 डिग्री पर यहाँ पर बच्चों मिल रही होगी। ठीक है, आप जो भी रेज होंगी, ठीक है, जिस तरीके से हमने मिरर को एडजस्ट करते हैं, अब वही सिद्धांत इस पर बच्चों लागू होता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ पे हमारी आई-वेन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये आई-वेन होगी। ठीक, यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, और ये हमारे आगे सामने क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन होगी। ये होगी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देखते हुए एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आपका सीधा सीधा सा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका ये स्लॉट होता है इसके अंदर, सर्कल के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट आपका सामने होता है। तो यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, 90 डिग्री का ऑफसेट आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या होता है, ये एक तरीके, एक हम इसमें प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म की फॉर्म में हम इसको लेकर कंसिडर करते हैं। तो चलिए इसके
इसमें हम थ्योरी लिखते हैं। और बच्चों ये वाली जो लाइन होती है ना आपकी, ये चेन लाइन कहलाती है। हम क्योंकि जो भी हम इस पर ऑफसेट करते हैं वो चेन लाइन पर ही ऑफसेट हम दर्शाते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये चेन लाइन है। ये सभी में आप लिख लेना कि ये है आपके चेन लाइन। ठीक है, चलो लिखेंगे, लिखेंगे यह इंस्ट्रूमेंट, यह इंस्ट्रूमेंट भी ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड पर आधारित है। इसकी सहायता से 90 डिग्री के ऑफसेट दर्शाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रिज्म को 45 डिग्री कोण पर एक पलक को रख कर ऑफसेट को दर्शाया जाता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा, जो मेजरिंग ऑप्टिकल होते थे, दो टाइप के होते थे, क्रोसस्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर मेथड, हमने दोनों टाइप के, उसके अंदर जो टाइप्स थे उनको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे की चीज़ें में डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें बच्चा आपको क्लियर, कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे अपना, इसी में दूसरा टॉपिक आता है रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है, व्हाट इज रेंजिंग? ठीक है, जिसको कहते हैं आरेखन। रेंजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, आरेखन ही कहते हैं, आरेखन। ठीक है, हिंदी में बच्चे एंड डालेंगे, उसको समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कभी भी शॉर्ट फॉर्म में एक डेफिनेशन ही पूछ लिए जाते हैं कि रेंजिंग क्या होता है और रेंजिंग के कौन कौन से मेथड है। ठीक है, तो हम उनको भी समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे रेंजिंग। व्हाट इज रेंजिंग? रेंजिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि दो पॉइंटों के बीच में सीध बांधने की प्रक्रिया होती है। जैसे कि सपोज दैट, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे। हमारा एक ऑब्जेक्ट बच्चों ये है, ये हमारा एक पॉइंट है, एक रेंजिंग नोड ए है, ये हमारा एक रेंजिंग नोड ए पॉइंट है, और फिर ये हमारा अर्थ सरफेस है, और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, ये एक बी पॉइंट है, ए रेंजिंग रोड और बी रेंजिंग रोड है हमारी। इन दो पॉइंटों के बीच में, जैसे एक रेंजिंग रोड हमने यहाँ पे गाड़ी और एक हमें यहाँ पे गाड़नी है, तो इन दो रेंजिंग रोड को एक सीध में करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? रेंजिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम करते किस तरीके से रेंजिंग? रेंजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, दो ऑफसेट लेते हैं। एक रेंजिंग रोड को हम ए पॉइंट वाले को किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑफसेट मतलब पॉइंट पर गाड़ दिया जाता है। फिर हमारे जो बी वाली पॉइंट है, एक बी रेंजिंग रोड, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेकर आप उसको आगे जाता है रेंजिंग रोड को, और जो मिड वाला है, अब डायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, और बाय इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तीन तरीके से रेंजिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड द्वारा, और फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप रेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट तरीके से यदि बात करें, तो डायरेक्ट तरीके से आप किस तरीके से करते हैं, हम तीसरी रेंजिंग रोड लेंगे, यहाँ पे एक तीसरी रेंजिंग रोड लेंगे, और एक व्यक्ति तीसरी रेंजिंग रोड पकड़ेगा। वो क्या करेगा, जो यहाँ पे एक फ्लोवर खड़ा हुआ है,
जो यहाँ पे एक फ्लावर खड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, इस तरीके से सामने से दिखेगा। और यो किसे देखेगा, यो इसको देखते हुए, इस रेंजिंग रोड को देखते हुए वो लास्ट वाली को हम क्या करेगा, वो लास्ट वाली को देखने की कोशिश करेगा। अब जो ये तीसरा वाला रेंजिंग रोड है, तीसरी रेंजिंग रोड वाला क्या करेगा, यहाँ पे मिड में आएगा और ये जब ये वाली जो आपकी बी वाली रेंजिंग रोड है, इस रेंजिंग रोड से दिखनी बंद हो जाती है किसको, फर्स्ट वाले को, जो सर्वेयर है। ठीक है, तो ये रेंजिंग रोड, ये वाली रेंजिंग रोड इस रेंजिंग रोड से दिखनी बंद हो जाए तो वहां पे क्या गाड़ दिया जाता है, इसको गाड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको गाड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सीध कहलाती है। और फिर इनको पॉइंटों को मिलाते हुए एक इस तरीके से एक लाइन, रेफरेंस लाइन बन जाती है, तो इसको करते हैं हम डायरेक्ट तरीके से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रेंजिंग क्या है, रेंजिंग दो पॉइंटों के बीच में एक सीध बांधने की प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई होंगी, तो हम अब इसको थ्योरी के फॉर्म में समझेंगे। हेडिंग डाली सामने, लिखेंगे किन्हीं दो मेन पॉइंट्स के मध्य सीध बांधने की प्रक्रिया को रेंजिंग आरेखन कहते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम में आप इस तरीके से सरफेस लेंगे और यहाँ पे एक आप रेंजिंग रोड दिखाएंगे ए, और फिर एक आप यहाँ पे रेंजिंग रोड दिखाएंगे बी, फिर तीसरी रेंजिंग रोड दिखा देंगे और इसके बीच में जो सीध आएगी कल आएगी आपकी रेंजिंग लाइन। इमेजिनरी रेंजिंग लाइन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या आपके अर्थ है, ये आपके अर्थ सरफेस है, क्योंकि आपका जो सर्वे किया था वो ग्राउंड में ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको, यह बच्चों इसकी जो मेथड है, ये तीन टाइप के मेथड होते हैं, इसको आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। इसके तीन मेथड होते हैं, लिखेंगे इसके तीन मेथड होते हैं। पहला है बच्चों इसका मेथड आपका डायरेक्ट रेंजिंग, दूसरा है बच्चों आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग, और चौथा है बच्चों आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और तीसरा है आपका रैंडम लाइन मेथड। क्या, रैंडम लाइन मेथड। ठीक है, तो आपके तीन तरीके से आपकी बच्चों रेंजिंग की जाती है, एक तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में समझा है बच्चों, जैसे कि आप देखिए डायरेक्ट रेंजिंग में समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट मेथड डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग में आप क्या करते हैं, समझिए, इसमें आप वही कोई अर्थ की सरफेस ली बच्चों आपने, और यहाँ पे एक रेंजिंग रोड गाड़ी, उसको एक फ्लैग लगाया, और ये हो गया, ये क्या है बच्चों, रेंजिंग रोड ए, पॉइंट ए। आपने तीसरी रेंजिंग रोड ली, उसमें कोई फ्लैग नहीं है, और सॉरी दूसरी अपना तीसरी ले ली और बी दूसरी हो गई। ठीक है, ये कोई रेंजिंग रोड है और ये आपका क्या है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है।
यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्वेयर खड़ा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से इसको देखते हुए, ये कौन होगा, ये आपका सर्वेयर होगा, सर्वेयर। ये आपका बच्चों कौन होगा, यहाँ पे हेल्पर होगा, हेल्पर होगा, ठीक है। और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा या रेंजिंग रोड होगी, जिसको आप रेंजिंग कहते हैं, रेंजिंग रोड होगी, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें लिख ली। यहाँ पे क्या होगी, ये आप यहाँ से देखते जाएंगे, ये इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए आपका ये वाला होना चाहिए। यदि ये दिख गया, ये इसको देखते हुए ये दिखना बंद हो जाता है, तो आपका क्या है, आपके एकदम सीध में है, तो वहीं पर उसको रेंजिंग को गाड़ दिया जाता है, किसको, जो आपकी ये वाली रेंजिंग है, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी रेंजिंग लाइन, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं मेथड में कि एक जब, ठीक है, चलिए इसमें आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, लिखेंगे यह मेथड वेरी इजी है, इसमें रेंजिंग करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें एक सर्वेयर और हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए ये आप लिख सकते हैं, जल्दी से नोट करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड आपका है इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। चलिए दूसरा है बच्चों आपका, दूसरा इसका टाइप है इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग, ठीक। इसमें क्या करते हैं, जब हमें जिन दो पॉइंटों के बीच में हम रेंजिंग कर रहे हैं वो जब दिखने बंद हो जाते हैं, सपोज दैट एक पहाड़ी है और एक पहाड़ है, लाइक कुछ इस तरीके से एक हिल एरियाज है, और इस हिल एरियाज में हमें रेंजिंग करना है बच्चों। ये आपका कुछ हिल एरियाज है और इस हिल एरियाज में आप रेंजिंग कर पाएंगे। तो इस में रेंजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड अपनाते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड वो किस तरीके से अपनाते हैं वो हम देखते हैं, समझाएंगे किस तरीके से आप इसमें रेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो हम जब सपोज मैं एक पॉइंट एक ही यहाँ ले लूँ, सपोज दैट एक पॉइंट मैंने यहाँ पे माना ये है ए पॉइंट, और बी पॉइंट हमने ले लिया बच्चों यहाँ पर है, ठीक है। और इस बी पॉइंट को लेते हुए हमें रेंजिंग करनी है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की हमें सीध बांधनी है, या फिर इसकी डिस्टेंस लेनी है। और सीध बांधने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी सीध बांधते हुए इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, रेंजिंग करनी पड़ेगी। तो हम करते किस तरीके से है रेंजिंग, तो हमारी ये डेफिनेशन, इनडायरेक्ट रेंजिंग की डेफिनेशन ये होती है कि जब दो पॉइंटों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ऑब्स्टेकल जैसे कि पहाड़ी हो गई या कोई बिल्डिंग हो गई, पहाड़ी हो गई, पहाड़ी, ठीक है, या फिर तालाब हो गया, ठीक है, या फिर आपकी झील हो गई, तो उस पर्पज हम किस तरीके से रेंजिंग करते हैं, तो उन पॉइंटों को यहाँ पे समझेंगे। देखिए तो इसमें क्या होता है, लिख सकते हैं इस मेथड में, इस मेथड में जब दो जब दो बिंदुओं के बीच
कोई बाधा आ जाए, जैसे जैसे पहाड़ी, तालाब, झील आदि को की की रेंजिंग करने के लिए इनडायरेक्ट रेंजिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये आप थ्योरी लिखेंगे, अब इसको समझेंगे। ठीक है, मैं इसको आपको समझाता हूँ, थ्योरी जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे थ्योरी समझेंगे, वो सॉरी जो आप प्रैक्टिकली करते हैं उसको थ्योरी आप नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम इसमें प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं इसको देखिए समझिएगा। हमारी कोई क्या है, एक पहाड़ी है कुछ इस टाइप की, ये कोई पहाड़ी थी और ये इस तरीके से कोई पहाड़ी थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक रंजी रोड गाड़ी हमने सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक रंजी रोड यहाँ पर ए पॉइंट और एक रंजिंग रोड हमने यहाँ पे गाड़ी। ठीक है बी। अब यहाँ पे हमें रेंजिंग करनी है इन बीच में और ये पहाड़ी है, तो क्या करते हैं, जहाँ तक ये रेंजिंग दिख सकती है वहाँ तक आप एक रंजिंग रोड और गाड़ेंगे और यहाँ से एक आई वेन लेंगे और आई से देखते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ पे देखेंगे, इसको देखते हुए फिर एक रंजिंग रोड आप यहाँ पे लेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ पे गाड़ेंगे, ये यहाँ से देखते हुए इसको देखते हुए यहाँ पे रंजिंग हो जाएगी। तो एक सीध हो गई, एक सीध हो गई, बिल्कुल यहाँ से देखना शुरू करा, इसको देखा फिर इसको देखते हुए सीध हो गई। फिर क्या करेंगे, आप एक रंजिंग रोड आप इधर से लेंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा दिया। फिर एक रंजिंग रोड आप बच्चों यहाँ पे गाड़ेंगे, यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर एक रंजिंग रोड आप यहाँ पे लेंगे इनके मिड में। ठीक है, अब एक आई वेन यहाँ पे होगी और जो यहाँ से देखते हुए यहाँ पे देखो एक आई वेन बच्चों आप यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे देखते हुए इसको देखेंगे, ये आई वेन है आपकी एक तरीके से। ठीक है, आई वेन है। अब इस आई वेन से देखते हुए एक यहाँ पे आपने देखना शुरू करा और इसको देखते हुए ये वाली नोट देखी, फिर इसको देखते हुए आपने ये वाली नोट देखी और इसको पॉइंट को आगे मिला दिया। अब आपका पॉइंट कहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, ये पॉइंट क्रॉस कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी रेंजिंग कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है बच्चों, एक लाइन लेनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट का रेफरेंस ले लो, पॉइंट इस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, एक रेफरेंस पॉइंट ये आ गया। फिर इस पॉइंट का जो रेफरेंस है ये यहाँ पे ऑफसेट ले लिया। ठीक है, इसका ऑफसेट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट को इसको डायरेक्टली जिस तरीके जितने एंगल पे गया उसको यहाँ पे उठाएंगे और ऊपर बच्चों इसको मिला देंगे। इस तरीके से ये आपका पॉइंट यहाँ पे मिला, तो इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे, ये आ गया यहाँ पे, इस तरीके से ये पॉइंट आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पर आए, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ इस पे, इसको यहाँ पे मिलाएंगे सीधा सा और फिर इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हुए इस पॉइंट को मिलाएंगे, तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से पॉइंट मिलाते हुए इसका ग्राफ बना सकते हैं ये वाली लाइन पे, चैन लाइन पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से इसको डायग्राम को यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं घाटी की। यदि हम कोई वैली है, घाटी है, ये क्या होगा, इसका ये प्लान होगा, इसको आप लिख सकते हैं, इसको ये आपका क्या है, ये है प्लान। ठीक है, जो प्लान बनाते हैं आप शीट के ऊपर। ठीक, अब यदि ये आप इस एक तरीके से अब इस तरीके से बनाया जा सकता है ये। जैसे कि सपोज दैट हमारी कोई घाटी है, घाटी कुछ इस तरीके से घाटी है, ये है। अब इसकी रेंजिंग करनी है, तो इसकी रेंजिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर गए, यहाँ पे एक रेंजिंग रोड गाड़ी, फिर यहाँ पे एक रेंजिंग रोड गाड़ी, फिर एक यहाँ पे रेंजिंग रोड गाड़ी और फिर एक यहाँ पे रेंजिंग रोड गाड़ी। अब आई वेन यहाँ पे आई लगाते, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे
एक आई वेन के द्वारा, ठीक है, इसको यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखते हुए एक पॉइंट इसको आगे मिलाया, इसको आगे चले गए, फिर आई वेन से यहाँ पे देखा, यहाँ पे, फिर इसको देखते हुए हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ठीक है। इस तरीके से आप फिर यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, तो यहाँ पे आप रेफरेंस लाइन लेंगे, फिर इनको पॉइंटों को यहाँ पे मिलाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बस जैसे वहाँ पे बना ऐसे इस तरीके से बनता है ये। तो ये क्या, ये करेगा किसी घाटी को, घाटी या झील, जो सूखी हुई झील हो सकती है, जैसे आप लिख सकते हैं जैसे, ठीक है। तो उसमें आपको कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तीसरा मेथड करेंगे, रैंडम लाइन मेथड। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे बच्चों अपना रैंडम लाइन मेथड। तीसरा मेथड है आपका रैंडम लाइन मेथड। रैंडम लाइन मेथड में आप क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली देखो, सपोज दैट ये मेथड आपका कहाँ पे यूज किया जाता है। सपोज दैट आपका बहुत एक जंगल है, सपोज दैट आपका ये एरिया है, आपका ये पूरा एरिया ये है, और ये एरिया आपको कवर करना है, कुछ इस तरीके का आपका एरिया है, और यहाँ पर पहुँचना इम्पॉसिबल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। और इस एरिया के अंदर मान सकते हैं जिनकी आप रेंजिंग कर सकते हैं इजीली, इस तरीके से बना लेंगे। देखो चलो ये आपने, ठीक है, 3 पॉइंट है। अब इस पर क्या करेंगे, आप यहाँ से एक लाइन मतलब एक ट्राइंगल की फॉर्म में एक एंगल्स लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे रैंडम लाइन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे रैंडम लाइन। इसको क्या यहाँ से और जो ये ट्राइंगल, ये वाली जो लाइन होगी ये इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कितना जो भी। इसी प्रकार इस रैंडम लाइन से ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं रैंडम लाइन। तो ये वाली जो लाइन होगी इसी को कहते हैं रैंडम लाइन, रैंडम लाइन, ठीक है। और ये होगी आपकी मेन लाइन, ठीक है। तो ये ऑफसेट रहेंगे, ये क्या होंगे आपके 90 डिग्री का ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ तक आप बच्चों इसको इस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। अब इसमें जो यदि थ्योरी की बात करें, थ्योरी को हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे थ्योरी को लिखवा देता हूँ आपको। लिखिए यह सर्वेक्षण घने जंगल के लिए तथा जहां पर अधिक वन हो वहां पर इस रैंडम लाइन मेथड का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। चलो ये आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आएगी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो यदि आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।